हेलो एवरीवन, आज हम रोमांटिक एज को कंटिन्यू करेंगे। रोमांटिक एज पर ये मेरी 4th वीडियो है। अगर आपने पहले की 3 वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर कार्ड्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे लॉर्ड बैरन से। अपने ज़माने के बहुत ही हैंडसम थे ये, और इन्हें गुस्सा बहुत आता था। बहुत छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लग जाते थे। लॉर्ड बैरन का सबसे पहला वर्क था आर्ट्स ऑफ आइडलनेस। आर्ट्स ऑफ आइडलनेस पोइट्री का एक कलेक्शन था, और इस वर्क को बैरन ने सिर्फ 19 साल की उम्र में लिखा था। जब बैरन ने इस वर्क को पब्लिश करवाया था तो एडनबर्ग रिव्यू नाम का एक मैगजीन हुआ करता था, और एडनबर्ग रिव्यू ने बहुत ही बुराइयां कर दी लॉर्ड बैरन के वर्क की, बहुत क्रिटिसाइज किया। अब मैंने आपको अभी बताया था कि लॉर्ड बैरन बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे, और उस ज़माने में तो वो थे भी 19 साल के, गरम खून था उनका। 19 साल का लड़का जब रिव्यूज़ को पढ़ता है तो उसका गरम खून खौल जाता है। और बैरन लिखते हैं, इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉट रिव्यूअर्स लैम्पून्ड इवन वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, डिसमिसिंग देम एज द स्क्राइबिंग क्रू। तो इतनी छोटी सी बात पर ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को भी लेकर आ गए। लॉर्ड बैरन ने यह भी कहा था, आई विल पब्लिश राइट और रॉन्ग, फूल्स आर माई थीम, लेट सटायर बी माई सॉन्ग। ठीक है, तो बहुत ही बोल्ड थे ये। इसके बाद लॉर्ड बैरन ने लिखा था चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। इस वर्क के पब्लिश होने के बाद ही लॉर्ड बैरन को इंस्टेंट सक्सेस मिली थी। बहुत फेमस हो गया था ये वर्क। लॉर्ड बैरन ने अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस को इस वर्क में लिखा है। अपने वर्क की सक्सेस देखने के बाद लॉर्ड बैरन खुद लिखते हैं, आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। एक सुबह मैं उठा और मैंने देखा कि मैं फेमस हो गया हूँ। तो इतनी ज़बरदस्त सक्सेस मिली थी उन्हें इस वर्क की वजह से। लॉर्ड बैरन की मोस्ट फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 11 जून 1814 में लॉर्ड बैरन एक पार्टी में गए थे, और पार्टी में उन्होंने एनी बेट्रिक्स विल्मॉट को देखा था। एनी बेट्रिक्स विल्मॉट की खूबसूरती को देखकर बैरन मदहोश हो गए थे, अपना दिल दे बैठे थे। हालांकि एनी बेट्रिक्स विल्मॉट शादीशुदा थीं, और एनी बेट्रिक्स विल्मॉट वाइफ भी पता है किसकी थी? बैरन के कज़न की थी। बैरन के कज़न थे रॉबर्ट विल्मॉट, तो उनकी वाइफ थी। बहरहाल पार्टी में बैरन उन्हें देखते हैं और उनकी खूबसूरती से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, और पार्टी ख़त्म होने के बाद भी उनकी खूबसूरती के ख्याल बैरन के दिमाग से नहीं निकलते। बैरन पार्टी में से वापस आते हैं और पोयम पर काम करना शुरू कर देते हैं, और वो पोयम लिखते हैं शी वॉक्स इन ब्यूटी। अगर आपने ये पोयम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कितनी रोमांटिक पोयम है। वैसे मैंने भी चैनल पर ये पोयम अपलोड कर रखी है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लॉर्ड बैरन बहुत ही अय्याश इंसान थे। पार्टी वगैरह करना बहुत पसंद था इन्हें, और बहुत सारी लड़कियों के साथ इनके सेक्सुअल रिलेशंस भी थे। लॉर्ड बैरन के होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल दोनों रिलेशंस थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि लॉर्ड बैरन ने अपनी हाफ सिस्टर के साथ भी फिजिकल रिलेशंस बनाए थे। जी हाँ, लॉर्ड बैरन ने खुद अपने दोस्तों को भी बताया था कि मैं हज़ारों लड़कियों के साथ फिज़िकल रिलेशन बना चुका हूँ। अब क्योंकि इनका बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल था, बहुत पार्टी वार्टी करते थे, ये बहुत खर्चीले इंसान थे, तो थोड़े टाइम के बाद इनके सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब पैसे तो इनके पास ख़त्म हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपने खर्चे को कम करने का मूड नहीं था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जो बहुत अमीर हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो, तो फिर उससे शादी करने के बाद उसके पैसों को आराम से उड़ाऊंगा मैं। एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पर, लॉर्ड बैरन ज़्यादातर उन्हीं लड़कियों से रिलेशन बनाते थे जो बहुत ही अमीर थीं। तो फाइनली 1815 में इन्होंने एनाबेला मिल्कबैंक से शादी कर ली, लेकिन इनकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती। 1 साल के अंदर ही इनकी वाइफ इन्हें छोड़कर चली जाती है। जब लॉर्ड बैरन अपनी वाइफ से सेपरेट हो जाते हैं तो पब्लिक बहुत गुस्सा हो जाती है। पब्लिक को लगता है कि लॉर्ड बैरन बहुत ही खड़ूस इंसान है, और सभी लोग उनसे नफ़रत करने लगते हैं। एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है पब्लिक के ऊपर।
लॉर्ड बैरन ने जो कुछ भी फेम कमाई थी वो सब धूल में मिल गई थी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि लॉर्ड बैरन को इंग्लैंड भी छोड़कर जाना पड़ा था। जी हाँ, इसके बाद बैरन ने अपनी बची हुई पूरी ज़िंदगी इंग्लैंड के बाहर गुजारी है। इनफैक्ट इनकी डेथ भी ग्रीस कंट्री में हुई थी। लॉर्ड बैरन का एक और वर्क है, मुझे याद आ रहा है, व्हेन वी टू पार्टेड। ये वर्क इसलिए याद आ रहा है मुझे क्योंकि ये पोयम भी लॉर्ड बैरन ने एक लड़की के लिए लिखी है। एक लड़की हुआ करती थी, लेडी फ्रांसिस वेब्स्टर। लेडी फ्रांसिस वेब्स्टर शादीशुदा थी और लॉर्ड बैरन का अफेयर इनसे चल रहा था। लेकिन जब लेडी फ्रांसिस भी लॉर्ड बैरन को छोड़कर चली जाती हैं तो फिर बैरन अपने गम को व्हेन वी टू पार्टेड पोयम में बयां करते हैं। बहुत खूबसूरत पोयम है व्हेन वी टू पार्टेड, और इस पोयम पर भी मैंने 4-5 महीने पहले वीडियो बनाई थी। लॉर्ड बैरन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है डॉन जॉन। डॉन जॉन एक सटायर है सोसाइटी की हिपोक्रेसी पर, और ये वर्क सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। मतलब इस वर्क में लॉर्ड बैरन ने थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के बारे में भी बताया है। इस वर्क की ओपनिंग लाइन है आई नीड अ हीरो। ये लाइन बहुत ज़्यादा उस ज़माने में पॉपुलर हो गई थी, और उस टाइम लॉर्ड बैरन का वक्त बहुत ख़राब चल रहा था, और इतने ख़राब वक्त में लॉर्ड बैरन को भी एक हीरो की ज़रूरत थी। इसलिए वो लिखते हैं आई नीड अ हीरो। मुझे एक हीरो की ज़रूरत है जो इस बुरे वक्त से मुझे निकाल सके। हालांकि बैरन कमाल के पोएट थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इन्हें बहुत तकलीफ़ हुई थी। इनके सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, जिस तरह का लाइफ स्टाइल था सारे पैसे उड़ा दिए थे इन्होंने, और इनकी सारी फेम ख़त्म हो गई थी। और फाइनली ज़िंदगी से हार कर बैरन डिसाइड करते हैं कि वो ग्रीस के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, उस ज़माने में ग्रीस तुर्कों से आज़ादी मांग रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था तुर्कों के ख़िलाफ़। तो उस प्रोटेस्ट में लॉर्ड बैरन भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद लॉर्ड बैरन को फीवर हो जाता है और वो 1824 में सिर्फ 36 ईयर्स की उम्र में मर जाते हैं, इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको पीबी शैली के बारे में बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये। पीबी शैली का निक नेम मैड शैली रख दिया गया था, क्योंकि इनके जो थॉट्स थे, इनके जो विचार थे, वो बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग थे। और जब आपकी सोच सोसाइटी की सोच से डिफरेंट होती है ना, तो लोग आपको पागल कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि पीबी शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। इन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। 1811 में इस एसे को पब्लिश किया गया था, और उस ज़माने में शैली ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हुआ करते थे। इस एसे की वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये एसे एथीज़ियम पर है। एथीज़ियम थ्योरी का मतलब है कि आप किसी भी धर्म पे विश्वास नहीं रखते और आप कोई भी गॉड को नहीं मानते। जो एथीस्ट लोग होते हैं वो किसी भी गॉड को नहीं मानते। तो इनके थॉट से सभी लोग बहुत गुस्सा हो गए थे, और इनका बिहेवियर की वजह से इन्हें बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद पीबी शैली एक स्कूल की बच्ची से शादी कर लेते हैं। जी हाँ, पीबी शैली हैरियट वेस्टब्रुक से शादी कर लेते हैं, और हैरियट स्कूल गर्ल हुआ करती थी उस टाइम पर। लेकिन शादी के 4 साल के बाद ही 1816 में हैरियट की डेथ हो जाती है, बहुत कम उम्र में। हैरियट की मौत के बाद पीबी शैली मैरी से दूसरी शादी कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, पीबी शैली इटली में होते हैं, और बे ऑफ स्पेजिया नाम की एक खाड़ी है इटली में, जहाँ पर तूफान आ जाता है, और पीबी शैली वहीं उस खाड़ी में डूबकर मर जाते हैं। पीबी शैली के अंदर दुनिया को बदलने का बहुत बड़ा जज्बा था। पीबी शैली चाहते थे कि दुनिया में एक रेवोल्यूशन आए और लोगों की जिंदगियां बेहतर हों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया द नेसेसिटी ऑफ एथीजियम के बारे में, और इसी तरह इनके कुछ और वर्क्स भी थे, जैसे क्वीन मैप एक वर्क है। क्वीन मैप में भी इन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिलीजन पर अटैक किया है। पीबी शैली दरअसल क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल्स को नहीं मानते थे। एक वर्क और है इनका, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। दोस्तों, पीबी शैली की पर्सनल पोएम्स भी बहुत फेमस हैं, जैसे स्काईलार्क हो गई, द क्लाउड, द सेंसिटिव प्लांट, ओ टू द वेस्ट विंड।
अ लैमेंट विद गिटार टू चेन और द इंडियन सेरेनेड, ये सभी पोएम्स बहुत फेमस हैं। लेकिन पीबी शैली का मास्टरपीस माना जाता है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। ये बहुत ही फेमस वर्क है और जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी। रोमांटिक एज में आप देखोगे कि ज़्यादातर राइटर्स ने अपनी थ्योरीज भी दी हैं, वर्क्स के साथ साथ अपने थॉट्स के बारे में भी बताया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। इसी तरह एस्ट्री कॉलरिज ने लिखा बायोग्राफिया लिटरेरिया और पीबी शैली ने लिखा अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। दोस्तों, इन वर्क्स की वजह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि थ्योरीज जो होती है ना, आपको पता होगा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आती हैं। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री को हालांकि 1812 में लिखा गया था, लेकिन इसको पब्लिश किया गया था 1840 में। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1-2 मिनट में बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों, अब हम लास्ट इम्पॉर्टेंट राइटर की बात करते हैं, जिनका नाम है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स दुनिया में बहुत ही कम वक्त के लिए आए थे। 1795 में दुनिया में आए और 1821 में चले गए। जॉन कीट्स पीबी शैली और लॉर्ड बायरन दोनों से बिल्कुल अलग थे। लॉर्ड बायरन का बिहेवियर मैंने आपको बताया कि बहुत गुस्से वाले इंसान थे, बहुत पार्टी वार्टी करते थे, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लग जाते थे। दूसरी तरफ पीबी शैली को ह्यूमन से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। लेकिन जॉन कीट्स में ये दोनों क्वालिटीज़ नहीं थी। जॉन कीट्स ना तो सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते थे और ना ही वो किसी से झगड़ा करते थे। बहुत ही शांत स्वभाव के थे ये। मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। He knew nothing of Byron's stormy spirit of antagonism to the existing order of things, and he had no sympathy with Shelley's humanitarian zeal and passion for reforming the world. आप चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज कर कर पढ़ सकते हो। जॉन कीट्स बहुत ही सीधे इंसान थे और उन्हें सिर्फ पोइट्री से मतलब था। जॉन कीट्स तो बस अपने मन को हल्का करने के लिए अपने जज्बातों को कागज़ पर उतार दिया करते थे। इनकी पोइट्री नेचर पर होती थी और इनकी पोइट्री में आपको कोई फ़िलॉसफी नहीं मिलेगी, रिलीजन नहीं मिलेगा और कोई भी सोशल या पॉलिटिकल थ्योरी भी नहीं मिलेगी। जॉन कीट्स क्लासिकल कपलेट के भी बहुत ख़िलाफ़ थे। हालांकि जॉन कीट्स की डेथ 25 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन फिर भी इतनी कम उम्र में इन्होंने कमाल की पोइट्री लिखी है। इतनी कम उम्र में एक पोएट अपनी गलतियों से सीखता है। ये जो उम्र होती है ये सीखने की होती है, लेकिन इतनी कम उम्र में ही जॉन कीट्स ने अपने वर्क्स को लिखा और इस दुनिया से चले भी गए। जॉन कीट्स की मौत हुई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। जॉन कीट्स ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ों का भी सामना किया है। जॉन कीट्स जब छोटे थे तो उनके फादर घोड़े पर से गिर गए थे और उनके फादर का खोपड़ा टूट गया था, सर टूट गया था उनके फादर का। और जब जॉन कीट्स 14 साल के होते हैं तो इनकी मदर की भी डेथ हो जाती है। इनकी मदर की डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी। इनके भाई की भी डेथ हो जाती है। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जॉन कीट्स की ज़िंदगी में बहुत दर्द था और ये दर्द उनकी पोइट्री में भी मिलता है। जैसे अगर आप ओड टू नाइटिंगेल को पढ़ोगे, इस पोयम में जॉन कीट्स ने अपने दिल के हाल को बयां किया है। ये पोयम बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी पोयम को कीट्स ने सिर्फ एक दिन में लिखा था। इसी तरह कुछ और ओड्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे ओड टू ऑटम, क्रेशन अर्न। दोस्तों, जॉन कीट्स ने एक पोयम लिखी थी द फॉल ऑफ हाइपेरियन। ये पोयम हैविली इन्फ्लुएंस थी जॉन मिल्टन से। जॉन कीट्स ने इस पोयम को लिखने के लिए अपने आसपास के राइटर्स से, अपने आसपास के पोएट से इंस्पिरेशन नहीं ली। जॉन कीट्स सालों पहले गए मिल्टन के ज़माने में और वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली। कहने को वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जैसे बड़े बड़े पोएट्स इनकी एज में मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये इतने सालों पहले गए और मिल्टन के ज़माने से इंस्पिरेशन को लेकर आए। राइटिंग प्रिंसिपल्स को सीखने के लिए गए थे वहाँ पर। राइटिंग प्रिंसिपल्स को सीखा उन्होंने मिल्टन के ज़माने से। दोस्तों, अगर हम रोमांटिक एज की बात करें तो अभी तक मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं रोमांटिक एज के ऊपर, लेकिन अभी भी ये एज ख़त्म नहीं हुई।
मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में रोमांटिक एज को ख़त्म कर दूँ और फिर इसी हफ्ते से विक्टोरियन एज को शुरू किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक में रोमांटिक एज को ख़त्म करके विक्टोरियन एज को शुरू किया जाए। मिलता हूँ आपसे रोमांटिक एज के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।